लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम सब पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन के बारे में। लैंगिक जनन में 2 माता पिता, जिसको नर और मादा भी बोला जाता है, शामिल होते हैं, जो अपनी आनुवंशिक सामग्री डीएनए को मिलाकर नई संतति का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 विशेष कोशिकाएं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन जटिल और उन्नत प्रक्रिया है और यह अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक विविधता उत्पन्न करती है। तो कहने का तात्पर्य है साथियों कि जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें 2 जीव सम्मिलित होते हैं, एक तो नर होता है, दूसरा मादा होता है, और दोनों जीव अपने अपने डीएनए को संतान के अंदर भेजते हैं। इस प्रक्रिया में जो नर होता है वो शुक्राणु उत्पन्न करता है और जो मादा होती है वो अंडाणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनता है, जिसको अंग्रेजी में साथियों जाइगोट बोला जाता है, और यही जाइगोट फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और नई संतान में परिवर्तित हो जाता है। साथियों, जो लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है ये बहुत ही जटिल और उन्नत प्रक्रिया है, और इस विधि से उत्पन्न होने वाली जितनी भी संतानें होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। लैंगिक जनन में 2 भिन्न जीवों के डीएनए का समायोजन होता है, जिससे संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। विविधता जीवों को बदलते पर्यावरण में अनुकूलन और उत्तरजीविता में मदद करती है। जनन में डीएनए की एक प्रकृति तथा कोशिकीय संगठन दोनों आवश्यक होता है। तो साथियों, जो लैंगिक जनन होता है इसमें 2 अलग अलग जीवों के डीएनए का संयोजन होता है, मिलन होता है, जिसके द्वारा संतान में विविधता उत्पन्न हो जाती है। और विविधता उत्पन्न होने से फ़ायदा ये है कि जो नया जीव उत्पन्न हो रहा है वो उस पर्यावरण में रहने के अनुकूल होता है। और जो जनन की प्रक्रिया होती है इसमें एक प्रकार का कोशिकीय संगठन की आवश्यकता होती है। डीएनए प्रकृति में पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं, यानी कि जो डीएनए होता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, जिससे छोटे छोटे बदलाव या विविधता उत्पन्न हो जाती है। विविधता व्यक्तिगत जीवों के लिए हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन पूरी जाति के लिए सहायक होती है। जो साथियों विविधता आती है जीवों के अंदर वो उस जीव के लिए भले फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन उस जाति के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अभी हम आगे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को भी डिटेल में समझ लेंगे। यदि माता पिता के डीएनए पूरी तरह मिल जाए तो हर पीढ़ी में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाएगी। इसे संतुलित रखने के लिए युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिससे इनकी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या पुनः संतुलित हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है साथियों कि जब नर और मादा दोनों अपने गुणसूत्रों की संख्या को पूरी तरह से अपने संतान में दे दें तो उस संतान के अंदर गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। जब 2 गुनी हो जाएगी तो संतान उत्पन्न ही नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर उनके गुणसूत्रों की संख्या को संतुलित करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे मेल है तो मेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, फीमेल है तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या होगी 46। अगर उसकी संतान है, अगर उसकी कोई संतान है समझ लीजिए, तो संतान में जो गुणसूत्र आएंगे वो क्या होंगे, दोनों के 46 और 46 आ जाएंगे, यानी संतान के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई 92। देखिएगा ये हो जाएगा
92। ठीक है, अभी जब 92 गुणसूत्र हो गए तो संतान उत्पन्न नहीं होगा। संतान उत्पन्न होने के लिए कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46 होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन का उपयोग किया जाता है और जो 96 गुणसूत्र होते हैं इसको कम करके 46 में बदल दिया जाता है। इसी को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया। इसको आगे हम सब थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे। अब यहाँ पर समझेंगे हम सब कि नर और मादा युग्मक में अंतर क्या होता है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक में डिफरेंस को हम लेकर के यहाँ चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो मादा युग्मक होता है इसका आकार बड़ा होता है और पोषण से भरपूर होता है। इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। आपको याद रखना है, जो मादा युग्मक है उसका आकार बड़ा होगा, उसके अंदर पोषण रहेगा और वो गतिहीन होगा, उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। परंतु जो नर युग्मक होता है इसका आकार छोटा होगा और अधिक गतिशील होता है और निषेचन तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र रूप से तैर सकता है। तो साथियों, जो नर युग्मक होगा वो छोटा होगा और उसके अंदर गति होगी जिससे कि वो अंडाणु तक आसानी से पहुंच सके। नर और मादा युग्मक की संरचना और कार्यों के अंतर के कारण जीवों में नर और मादा के बीच शारीरिक विभिन्नताएं विकसित होती हैं। यह लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। तो साथियों, जो उनके अंदर युग्मक होते हैं उन्हीं के कारण उनके शारीरिक बनावट भी अलग होती है। जो नर होता है उसकी शारीरिक बनावट अलग रहती है और जो मादा होते हैं उनकी शारीरिक बनावट अलग होती है, क्योंकि उनके अंदर जो युग्मक बनता है वो भी अलग अलग होता है, जिसके कारण उनके शरीर में भी बदलाव देखने को मिलता है। निषेचन। अब हम समझ लेते हैं कि निषेचन क्या होता है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को निषेचन कहा जाता है। तो साथियों, जो नर का युग्मक होता है शुक्राणु और मादा का युग्मक अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसी मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद एक नई कोशिका, जिसमें युग्मनज कहते हैं, का निर्माण होता है जो आगे भ्रूण का रूप ले लेता है। तो साथियों, सबसे पहले क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपका संलयन होगा, संलयन के बाद फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर आपका भ्रूण बनेगा और भ्रूण बड़ा होकर के बाद में पूरी तरह से एक जीव का रूप ले लेता है। शुक्राणु और अंडाणु ये युग्मक केवल एक कोशिका है और उसके संलयन से जो युग्मक बनता है वो भी केवल एक कोशिका ही होता है। इसको आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो या अधिक नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह सभी जीवित जीवों में होता है और यह वृद्धि, विकास और मरम्मत प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार को अगर देखें तो कोशिका का विभाजन दो प्रकार से होता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला आ जाता है हमारा समसूत्री विभाजन। यह शारीरिक कोशिकाओं में होता है। इसमें एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं। यह वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। माइटोसिस विभाजन के 6 प्रमुख चरण होते हैं। अंतरावस्था तैयारी का चरण होता है। तो साथियों, जो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है ये शारीरिक कोशिकाओं के अंदर होती हैं और इसमें क्या होता है कि एक कोशिका दो भाग में टूट जाती है। एक ही कोशिका अलग अलग दो भागों में टूट जाती है। और समसूत्री विभाजन किस कंडीशन में होता है या फिर किस स्थान पे होता है? तो साथियों, जब वृद्धि करना होता है उस समय होता है, या फिर आपको चोट लग जाए तो वहाँ पर घाव को भरते समय समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाएं बढ़ती हैं। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, दोनों कोशिकाओं में समान गुणसूत्र रहते हैं। सूत्री विभाजन
यह लैंगिक कोशिकाओं युग्मक में होता है। इसमें एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन, यह लैंगिक कोशिकाओं में होता है। इसमें एक कोशिका से 4 असमान संतति कोशिकाएं बनती हैं। यह लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो साथियों, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लैंगिक कोशिकाओं के अंदर होगा। और ये कब होगा? जब लैंगिक जनन होता है उस दौरान पर ये होती हैं। और इस अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। और आपको नोट याद रखना है कि किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं, इसे डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है साथियों, तो किसी भी कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो जोड़े के रूप में होंगे। यानी जैसे ये कोशिका है तो इसमें इस तरह से 2 गुणसूत्र होंगे, इसको बोला जाता है जोड़े के रूप में गुणसूत्र का होना। और ये प्रक्रिया कहलाती है डिप्लॉइड, जिसको हम सब 2n भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें साथियों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मनुष्य होता है यानी कि जो आदमी होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको जोड़ों में अगर देखें तो 23 जोड़े। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं तो जोड़ों की संख्या हो जाएगी 23। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46 होंगे। इसीलिए मानव कोशिका 2n यानी कि 46 होती है। आगे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। समजात गुणसूत्र जुड़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं उसी को कवर करूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान संख्या आधी हो जाती है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु में 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं या फिर जब उनका निषेचन होता है तब शुक्राणु से 23 गुणसूत्र और अंडाणु से 23 गुणसूत्र निकल करके टोटल 46 गुणसूत्र बनाते हैं और फिर इस तरह से एक नया जीव बन जाता है। तो दोनों के अंदर से आधे आधे गुणसूत्र लिए जाते हैं और आधे आधे गुणसूत्र लेने से फिर 46 गुणसूत्र पूरा हो जाता है और नया संतान उत्पन्न हो जाता है। साथियों, लैंगिक जनन अगर हम देखें तो अध्ययन के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला आ जाता है पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा आता है जंतुओं में लैंगिक जनन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जनन अंगों का स्थान। आवृतबीजी पौधों में जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब हम इन चारों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग एक फूल देख रहे हैं और इस फूल के अंदर आपको मैं पहले अलग अलग जो इनके पार्ट होते हैं उनको समझा देता हूँ। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, और जो ये नली टाइप आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है वर्तिका। और इसके बाद में आपका नीचे आ जाता है अंडाशय और इधर आ जाता है आपका बाह्यदल, ये हो जाता है दल और ये हो तंतु और ये आ जाएगा आपका परागकोश। तो एक पुष्प के अंदर आपको इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके आगे अगर हम सब देखें तो इनके अलग अलग पार्ट के बारे में, तो यहाँ पर आएगा आपका पुंकेसर। तो ये नर जनन अंग होते हैं और पराग कण बनाता है।
इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। तो जो साथियों पुंकेसर है, पुंकेसर क्या होता है कि ये पुष्प का नर जनन अंग होता है और इन्हीं के अंदर परागकण बनते हैं। और परागकण के भी दो भाग होते हैं। पहला आ जाता है आपका परागकोश। यह फूल का वह भाग है जहाँ परागकण बनते हैं और संग्रहित होते हैं, ठीक है। परागकण का जो रंग होता है साथियों वो पीले रंग का होता है, याद रखिएगा। परागकण का कलर कैसा रहेगा? पीला होगा। तो परागकोश क्या होता है? जहाँ पर परागकण बन करके स्टोर होते रहते हैं। अगला आ जाता है आपका तंतु। यह एक पतली डंडी होती है जो परागकोश को सहारा देती है, ठीक है। आगे आता है हमारा स्त्री केसर। तो यह मादा जनन अंग होता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होंगे? तो 3 मुख्य भाग होंगे। कौन कौन से? अब उसको देखते हैं। तो पहला आ जाता है आपका वर्तिकाग्र। यह फूल का चिपचिपा ऊपरी भाग होता है जो पराग कणों को संग्रह या ग्रहण करता है। तो वर्तिकाग्र साथियों फूल के सबसे ऊपर वाला भाग होता है और इसमें एक प्रकार का तरल निकलता है जो चिपचिपा होता है जिससे परागकण इसमें चिपक जाते हैं। आगे आ जाता है आपका वर्तिका। यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय, इसमें बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक या अंड कोशिका होती है। बीजांड निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। तो ये याद रखना है, बीजांड जो होता है साथियों ये बाद में बीज के रूप में विकसित हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पुष्प के प्रकार। तो पुष्प के प्रकार में हम सब यहाँ देखें तो देखने को मिलता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या है? यदि पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो साथियों जिस पुष्प के अंदर केवल स्त्री केसर हो या फिर केवल पुंकेसर हो तो ऐसे फूलों को हम सब एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं तो आपका पपीता और तरबूज ये दोनों एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। उभयलिंगी पुष्प, यदि पुष्प में दोनों पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं तो उसे उभयलिंगी पुष्प बोला जाता है। तो साथियों जिस पुष्प के अंदर स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो तो ऐसे फूलों को हम सब द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन पुष्पों में केवल पुंकेसर होते हैं वे फल नहीं बना सकते, क्योंकि फल बनाने के लिए पुष्प में स्त्री केसर की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखिएगा, जिस पुष्प के अंदर केवल पुंकेसर है उसमें फल नहीं बन सकता। फल अगर बनाना है तो उसके अंदर स्त्री केसर का होना आवश्यक है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। अब देखेंगे हम सब परागण। पराग कणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की आवश्यकता होती है। तो साथियों जो पराग कण होते हैं वो पराग कण किसी भी माध्यम से वो पुंकेसर से निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँच करके फिर दोनों आपस में प्रक्रिया करते हैं और फिर नया जीव उत्पन्न होता है। तो पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक किसी भी माध्यम से पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। परागण साथियों 2 प्रकार का होता है। एक तो हो जाएगा आपका स्वपरागण, दूसरा आ जाता है पर परागण। स्वपरागण क्या होता है अब इसको समझते हैं। तो जब एक ही पुष्प या उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसे स्वपरागण बोला जाता है। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो इसको बोला जाता है स्वपरागण। लेकिन पर परागण में क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो पर परागण में क्या होगा कि एक
पुष्प का परागकण किसी भी माध्यम से, चाहे वो जल के द्वारा या कीड़े मकोड़े के द्वारा, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पर परागण। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो देखने को मिलेगा कि पर परागण सिर्फ एक ही जाति के बीच होता है। जैसे रोहिड़ा और गुलाब अलग अलग प्रजातियों के पौधे हैं, इसलिए इनके बीच सफल परागण नहीं हो सकता। तो पर परागण की प्रक्रिया तभी संभव होगी जब दोनों पुष्प समान प्रजाति के होंगे। अगर दोनों पुष्प अलग अलग प्रजाति के हैं तो उनके बीच में पर परागण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। परागण के लिए हम वायु का माध्यम ले सकते हैं, जल का, कीट का, पक्षी का या फिर अन्य कोई वाहक हो सकते हैं। इनके द्वारा जो परागकण होते हैं एक फूल से दूसरे फूल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। कीड़े मकोड़े क्या होते हैं कि एक पुष्प पे बैठते हैं फिर उड़ करके दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं। जब कोई कीड़ा इस पुष्प पे बैठेगा तो उसके जो परागकण होते हैं पुष्प में चिपक जाते हैं, और यही कीड़ा जब किसी दूसरे पुष्प पर जाता है तो परागकण भी इसी के साथ चले जाते हैं और दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। तो इसके द्वारा हम देख रहे हैं कि जो परागकण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है पर परागण। सब पुष्प के अंदर निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पुष्प है और यहाँ पर एक वर्तिकाग्र आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से जो डिजाइन बनी हुई है ऐसे, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ये है साथियों पुष्प का वर्तिकाग्र। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक परागकण आकर के पड़ा हुआ है और बगल में ही आपको एक और परागकण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा परागकण, जब वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण पहुँच जाते हैं तो ये परागकण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और विकसित होकर के इनके अंदर से इस तरह से एक नली निकल आती है। ये जो नली है ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते बढ़ते एक समय यहाँ मादा युग्मक तक पहुँच जाती है। जब नली मादा युग्मक तक पहुँच जाती है तो इसी नली के द्वारा जो परागकण के अंदर छोटे छोटे नर युग्मक हैं वो नर युग्मक इस तरह से पराग नली के द्वारा होते हुए यहाँ मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। जब मादा युग्मक तक पहुँच जाते हैं तो दोनों का आपस में संलयन होता है। संलयन होने के बाद फिर वहाँ पर धीरे धीरे विकास होता है और विकास होते होते फिर वहाँ पर एक फल का रूप धारण कर लेता है और फल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जब फल बन जाता है तो फल के अंदर बीज होते हैं और फिर उन बीजों के द्वारा हम नए नए पौधे उगा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी पुष्प के अंदर परागकण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसको हम सब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसमें हम समझेंगे पहले निषेचन की प्रक्रिया। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद एक नलिका विकसित करता है जो वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचता है। नर युग्मक और अंडाणु का संलयन होता है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया कि जब परागकण वहाँ पर वर्तिका के ऊपर आता है तो उसमें से नली निकलती है और वो नली कहाँ जाती है, अंडाशय तक। अंडाशय तक जाने के बाद फिर नर युग्मक वहाँ नली के द्वारा होते हुए अंडाशय में पहुँचता है और दोनों वहाँ पर मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर वही युग्मनज विभाजित होकर के भ्रूण का विकास करता है। पराग नली के माध्यम से नर युग्मक अंडाणु तक पहुँचते हैं जिससे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वर्तिका पहले से मौजूद एक संरचना है जबकि पराग नली परागकण के अंकुरण के बाद बनती है और निषेचन की प्रक्रिया में मदद करती है। तो साथियों जो वर्तिका होता है वो पहले से मौजूद रहती है, लेकिन जो पराग नली है वो परागकण के पहुँचने के बाद विकसित होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फल का निर्माण कैसे होगा। तो बीज और फल का निर्माण,
तो निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और वर्तिका मुरझा करके गिर जाते हैं। अब बीज अंकुरण की बात करते हैं। अभी फल बन गया तो उसमें बहुत सारे बीज हैं। अब बीज कैसे नए नए पौधे के रूप में विकसित होंगे, अब उसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम सब यहाँ पर देख लेते हैं कि अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बीज उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बीज क्या करता है कि अनुकूल परिस्थिति के मिलने पर वो विकसित होता है और विकसित होकर के धीरे धीरे नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। बीज में भविष्य का पौधा यानी भ्रूण होता है। उपयुक्त परिस्थिति में बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद में बदल जाता है। याद रखिएगा, किस में बदलेगा? नवोद्भिद में बदल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बीज को दिखाया गया है और उसके बाद में उस बीज का किस तरह से अंकुरण हो गया है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहले जो बीज है वो क्या है, ऐसे पड़ा हुआ था ज़मीन में और जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिली तो उसके बाद वो विकसित हुआ, विकसित होकर के अब नए पौधे के रूप में विकास लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ऊपर आप देख रख सकते हैं जो ऊपर वाला भाग है इसको बोला जाता है प्रारंकुर। ठीक है, याद रखिएगा, प्रांकुर। जो ऊपर वाला भाग होगा इसको बोला जाता है प्रांकुर और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है मूलांकुर। याद रखिएगा, प्रांकुर ऊपर होता है और मूलांकुर नीचे होता है। और ये आपको जो पंखुड़ी दिख रही है इसको बोला जाता है बीज पत्र और इसी के अंदर रहता है खाद्य सामग्री। जब तक कि पौधे की जड़ नहीं निकल जाएगी तब तक पौधा अपना भोजन इसी बीज पत्र से प्राप्त करता रहता है। जब उसकी जड़ें ज़मीन में अच्छी तरह से पकड़ बना लेती हैं तो बीज पत्र खत्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। उसके बाद में पौधा जड़ के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने लगता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और नोट में रखना है कि अंकुरण के दौरान मूलांकुर पहले विकसित होता है और जड़ का निर्माण करता है, फिर परांकुर बनता है और तने तथा पत्तियों का विकास करता है जिससे पौधा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा साथियों? तो मूलांकुर निकलेगा। याद रखिएगा, सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, उसके बाद फिर परांकुर निकलता है। परांकुर क्या होता है? ये भावी प्रारोह है, यानी यह बीज का वह भाग होता है जो अंकुरण के दौरान तने और पत्तियों को विकसित करता है। परांकुर ऊपर की ओर बढ़ता है और हरे रंग की पत्तियां उत्पन्न करता है जिससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं भी संभव हो पाती हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मूलांकुर क्या होता है। तो साथियों, जो मूलांकुर होता है वो भावी जड़ होता है। यह बीज का वह भाग होता है जो अंकुरण के दौरान जड़ में परिवर्तित होता है। मूलांकुर नीचे की ओर बढ़ता है और पौधे को मिट्टी में स्थिरता प्रदान करता है। यह मिट्टी से पानी और खनिज तत्वों का अवशोषण करता है जो पौधे विकास के लिए आवश्यक होता है। और बीज पत्र साथियों खाद्य संग्रह का उपयोग करता है। यह बीज का पोषण संग्रहित करने वाला भाग होता है जो अंकुरण के प्रारंभिक चरण में पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर जो पौधे होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आ जाता है आपका एक बीज पत्री। जिनमें केवल एक बीज पत्र होते हैं उन्हें एक बीज पत्री बोला जाता है, जैसे गेहूं और मक्का। द्विबीजपत्री, जिनमें 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री बोला जाता है, जैसे चना और मूंगफली। ठीक है, तो गेहूं एक ही पार्ट में पूरा बना रहता है लेकिन चना में 2 पार्ट होते हैं। तो जिसमें 2 पार्ट होंगे उसको द्विबीजपत्री, जिसमें केवल एक ही पार्ट रहेगा उसको एक बीजपत्री बोला जाता है। ये तो हो गया साथियों पौधों में लैंगिक जनन। ये अभी हम सब कंप्लीट कर लिए हैं पौधों में लैंगिक जनन। अब हम आगे समझेंगे
जीवों में लैंगिक जनन, जीवों यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ने वाले हैं आगे अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर हमारा 3 आएगा, उसमें हम सब पढ़ लेंगे जीवों में लैंगिक जनन। तो आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियो लगातार मिलता रहे।